Hello students, I am Rajan Tiwari and under the banner of EduServe, I am going to teach you English grammar and today's topic will be time and tense. As you know that time is a universal concept. Lots of teachers start teaching tenses with time and tense, but I think that it creates confusion among the students. समय जो है वो एक वैश्विक कंसेप्ट है और वो उस समय से इस दुनिया में मौजूद है जब हम भाषा विकसित नहीं कर सके थे, भाषा का विकास नहीं कर सके थे। उस समय भी समय था दुनिया में, आज भी समय है और पूरी दुनिया के लोग समय को एक ही तरह से महसूस करते हैं। तो टाइम को स्पेशली कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है टाइम के बारे में, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अगर कोई टीचर टाइम एंड टेंस कर देता है तो मुझे लगता है कि वो छात्र के जो सोचने का कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा वो जोर दिलवाने का काम करता है। फिर भी जब सब लोग टाइम एंड टेंस के हिसाब से चलते हैं तो हम लोग भी टाइम एंड टेंस के हिसाब से चलेंगे। लेकिन समय का परिचय बस इतना ही है कि वो डिक्शनरी का एक शब्द है और वो ऐसा ही है जैसा कि पूरी दुनिया में लोग उसे महसूस करते हैं। और जब हम लोग महसूस करते हैं समय को तो हम लोग इसको तीन भागों में रखते हैं। एक प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान समय है, एक पास्ट टाइम है जो बीत गया है और एक वो जो आने वाला है, दैट इज फ्यूचर टाइम। उसके बाद सवाल ये उठता है कि टेंस क्या है। तो टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म। टेंस कुछ ऐसा है जो कि व्याकरण से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इंग्लिश व्याकरण हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, चाहे और भी कोई दूसरा व्याकरण होता है। तो हाउ कैन वी डिफाइन the tense? At first we'll see it. टेंस से हम लोग समझ सकते हैं, टेंस को हम लोग समझ सकते हैं ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। क्रिया के रूपों का ये एक सेट है टेंस। ये क्या करता है? ये इंडिकेट करता है किसी खास पॉइंट इन टाइम, समय के बिंदु को या फिर समय के अंतराल को, और वो समय का बिंदु चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में। एक दूसरी बात हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अलग अलग समयों में हम लोग अपनी बातों को व्यक्त करते हैं ना। कभी हम लोग प्रेजेंट के बारे में, वर्तमान के बारे में बात करते हैं, कभी पास्ट के बारे में बात करते हैं, कभी हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो उन बातों को अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए हमें क्रियाओं के कुछ रूपों की जरूरत पड़ती है, क्रिया के रूपों के सेट की जरूरत पड़ती है और उन सेट्स के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी बातों को व्यक्त कर पाते हैं अंग्रेजी व्याकरण में, अंग्रेजी की दुनिया में। तो वही जो सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स हैं, दे आर टेंस। फॉर एग्जाम्पल,
तो यहां पे आई एम गोइंग, गो एक क्रिया है, एम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हम लोग आप लोगों से अगले सीरीज में हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, वर्ब्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और एम गोइंग जो क्रिया के रूप का सेट है, एम और गोइंग मिलकर के प्रेजेंट टाइम में मेरी बात को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं बाजार जा रहा हूं। कब जा रहा हूं? अभी जा रहा हूं। तो जो बोलते समय क्रिया होती है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कही जाती है। इसके बारे में भी अभी आगे विस्तार से आप लोगों को बताया जाएगा। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बस टेंस का, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे एम गोइंग क्या कर रहा है, वो वर्तमान समय को व्यक्त कर रहा है। क्रिया के रूप का सेट है जो वर्तमान टाइम को, प्रेजेंट टाइम को व्यक्त कर रहा है, और यही एम गोइंग क्या है, दैट इज टेंस, ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स, ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। ओके, किसी खास समय के बिंदु को व्यक्त करता है, मैंने आप लोगों को बताया। तो प्रेजेंट नाउ के माध्यम से ये पता चल रहा है कि वर्तमान में, वहीं पे ये लिव्ड जो क्रिया का रूप है वो हमें ये बता रहा है कि 2008 से 2012 तक कभी बीते हुए समय में वह क्या किया, मुंबई में रहा। ठीक है, अगले महीने का कंसेप्ट आ गया। विल बाई क्रिया के रूपों का सेट है, और ये क्या बता रहा है कि हम फ्यूचर में कुछ करने जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे ये पास्ट टेंस था, बीता हुआ समय, इसके माध्यम से व्यक्त किया गया। लिव्ड क्रिया का सेकंड फॉर्म है, इसे आप पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि विस्तार से हम लोग जाएंगे इस बारे में। और उसी तरह से विल बाई क्या कर रहा है, फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, फ्यूचर टाइम बता रहा है। और ये सिंपल फ्यूचर है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, जो मैं आप लोगों को व्यक्त करना चाहता हूं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आगे आप लोग कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं इन चीज़ों को, या इन चीज़ों के बारे में और कुछ विस्तार से जानना चाहते हो तो हमारे वीडियोज पे आप लोग कमेंट करते रहिएगा। हम लोग जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे इस एडी सर्व के बैनर के तले। एंड आफ्टर टेंसेज मीन्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द टेंस वी विल टॉक अबाउट इट्स काइंड एंड देन अदर थिंग्स। And now we will talk about kinds of tenses. As I believe that since English is not unfamiliar these days and it's a very demanded subject, most of the students would be knowing about the kinds of tenses. However, I would like to tell you about that. टेंस 3 प्रकार के हैं, आप लोग जानते भी होंगे। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसेज के 3 टेंस हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय में किए गए कार्यों को व्यक्त करने के लिए होता है।
बीते समय में किए गए कार्यों को व्यक्त करने के लिए पास्ट टेंस, और फ्यूचर के बातों को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। ओके, ग्रामर के डीप में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस के माध्यम से फ्यूचर टेंस को कैसे व्यक्त करते हैं, या फ्यूचर की बातों को कैसे व्यक्त करते हैं, फ्यूचर टाइम की बातों को कैसे व्यक्त करते हैं। या कई बार फ्यूचर टेंस जो है, जैसे ये भी कहा जाता है कि ये जो पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पुराना ग्रामेटिकल पैटर्न है, जब टेंस 3 प्रकार के होते थे। आधुनिक ग्रामर के जो विद्वान हैं उन्होंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को रखा है, फ्यूचर टेंस को हटाया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि क्योंकि कई बार प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल से ही फ्यूचर व्यक्त हो जाता है, तो फिर उनका कहना है कि फ्यूचर टेंस की ज़रूरत क्या है। इन सब चीज़ों पे अलग अलग वीडियोज में हम लोग देखते रहेंगे। इसके बाद ये जो आपके तीनों टेंस हैं, इनके भी 4 प्रकार होते हैं। मीन्स अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस 2 हैज 4 काइंड्स। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे सिंपल प्रेजेंट भी लोग कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसे लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स हैं। वैसे आपके पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं। इतनी सारी बातें जानने के बाद वी शैल नो डीपली अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हेन it is used, for what purpose it is used, and what are the grammatical reasons behind using it, along with Hindi English translation। हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ ग्रामेटिकल कारण क्या है प्रेजेंट टेंस को यूज करने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करने का, ये सारा हम लोग देखेंगे आगे चल के। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका ग्रामेटिकल रीजन और हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पैटर्न हम लोग दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने का तरीका क्या है। सब्जेक्ट को पहले रखना होता है, उसके बाद V1 रखते हैं या V5 रखते हैं, उसके बाद हम लोग या तो ऑब्जेक्ट रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। हिंदी वाक्य की पहचान क्या होगी? सब्जेक्ट कुछ करता है, ऐसा अगर हिंदी का वाक्य हो तो उसकी अंग्रेजी करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी वाक्य में,
सब्जेक्ट का हिंदी मतलब कर्ता होता है, और बहुत सारे लोग ऐसा भी कह देते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे वाक्य हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा होता है, तो फिर वहाँ पे सब्जेक्ट किसे कहेंगे? जैसे भारत एक देश है, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो फिर सब्जेक्ट क्या है? तो किसी भी हिंदी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, वो उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। और किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट जानने के लिए हम क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, अगर जो जवाब आता है वो सब्जेक्ट होता है। भारत एक देश है, कौन देश है? भारत। तो भारत क्या है? सब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। कौन आपको पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। तो जब भी हमें सब्जेक्ट जानना हो, मैं लगा करके प्रश्न कौन लगा करके प्रश्न पूछेंगे, और हमें जो जवाब मिलता है वो वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है। यहां V1 का मतलब क्या है? V1 इक्वल टू वर्ब इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जब क्रिया अपने मूल रूप में होती है वो V1 है, क्रिया वर्ब इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। V5 क्या है? वर्ब प्लस एस या ES। सब्जेक्ट जिस व्यक्ति या वस्तु पे काम करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट किसी भी वाक्य में जुड़ा होता है, या तो अपने सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए या अपने ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, इसे हिंदी में पूरक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट को पूरक कहते हैं। इसका काम क्या है? अर्थ को पूरा करना। कभी कभी ये सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, उस समय इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जब ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है तो उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मैंने बोला आई एम ए टीचर, तो अगर मैं आई एम बोल के चुप हो जाऊं तो फिर मैं क्या हूं ये पता नहीं चल पाएगा। तो आई एम के मीनिंग को पूरा करने के लिए किस शब्द की जरूरत है? टीचर शब्द की जरूरत है। और टीचर शब्द यहां पे किस चीज का काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कौन से कॉम्प्लीमेंट का? चूंकि ये सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए ये यहां पे क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। उसने मुझे बनाया, क्या बनाया? कैप्टन बनाया। तो ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है यहां पे, ये इसलिए क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये बातें समझने के बाद सब्जेक्ट कुछ करता है टाइप के ट्रांसलेशन हम लोग इस रूल से बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ग्रामेटिकल कारण बताना चाहूंगा, व्याकरण संबंधी कारण बताना चाहूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करने का। तो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पैटर्न पे अभी तो मैंने आप लोगों को पहचान बताया, लेकिन अभी उसके विस्तार में नहीं गया, दोनों एक साथ होगा। थोड़ा सा हम लोग ग्रामेटिकल रीजन्स देखते हैं। तो पहला कारण ये है व्याकरण संबंधी कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करने का।
वर्तमान समय में अस्थायी रूप से चलने वाले कार्य, वह दिल्ली में रहता है, अस्थायी रूप से रहता है, हम ऐसा व्यक्त करना चाहते हैं। उसके पिताजी यहाँ काम करते हैं, अस्थायी रूप से करते हैं, हम ऐसा व्यक्त करना चाहते हैं। दूसरे भी एग्जाम्पल्स में इस तरह की बातें प्रमाणित हो रही हैं। लेकिन हम लोगों ने हिंदी जो पहचान देखी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था, क्या दिखा हुआ था? सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट वह है हमारे वाक्य का, क्या करता है? दिल्ली में रहता है। सब्जेक्ट उसके पिताजी हैं, क्या करते हैं? यहाँ काम करते हैं। सब्जेक्ट मैं हूँ, उसे जानता हूँ, मतलब सब्जेक्ट कुछ करता है। जब सब्जेक्ट कुछ करता है, ऐसी हिंदी है, अंग्रेजी करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर अस्थायी रूप से चलने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। वह दिल्ली में रहता है, ही लिव्स, उसके पिताजी यहाँ काम करते हैं, हिज फादर। वाक्य से ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि लड़की के पिताजी हैं कि लड़के के, तो हम यहाँ पे हर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर फादर वर्क्स इन दिल्ली, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। यहाँ पे हमें ये भी जानना जरूरी है कि टॉक एक ऐसी क्रिया है जो या तो अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेती है या विद प्रीपोजिशन लेती है जब हम किसी से बात करते हैं। जब भी हम किसी से बात करेंगे तो टॉक के बाद या तो टू आएगा या विद आएगा। अब यहाँ पे मैं V1 V5 लिखता तो चला गया, लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि कहाँ V1 इस्तेमाल करते हैं, कहाँ V5। और मुझे लगता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बारे में भी कंफ्यूज होंगे कि हमें कहाँ V1 इस्तेमाल करना है, कहाँ V5 इस्तेमाल। I think it's enough for the day, students, and we'll see you in the next video. Our forthcoming videos will be coming on. And if you liked the video, if you liked the way of teaching, you need to subscribe EduServe, and that will be encouraging for us. It will be motivational for us also if you'd like to subscribe and like our videos. Thank you.